हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी। सो फाइनली आज के इस वीडियो में हम लोग सीटेट दिसंबर 2024 के लिए उर्दू पेडागोजी का टॉपिक एकदम सिरे से पढ़ेंगे। कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, बहुत ज़्यादा आसान है और बहुत ही छोटा ये टॉपिक है, लेकिन है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। टॉपिक का नाम क्या है? ज़ुबान की नशोनुमा में सुनने और बोलने का किरदार, यानी कि ज़ुबान भाषा के विकास में सुनने और बोलने की क्या भूमिका होती है, वो आप लोगों को आज के इस वीडियो में समझना है। ठीक है ना? ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इससे जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सीटेट के एग्जाम में, वो क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग एमसीक्यूज के तौर पर करेंगे। ठीक है, लास्ट में ये सारा टॉपिक समझ लेने के बाद। और हाँ, एक चीज़ आप लोग का कमेंट आ रहा था कि मैम बोर्ड पर लिखा हुआ साफ साफ नहीं दिख रहा है, थोड़ा बड़ा लिखिए। तो अगर मैं थोड़ा सा बड़ा लिखूंगी तो फिर सारा कंटेंट एक बार में बोर्ड पर फिट नहीं हो पाएगा। तो इसी वजह से आप लोग क्या करें, वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लें। 3 डॉट आता है वीडियो के कोने में, 480 पिक्सल नहीं तो 720 पिक्सल में कर देखेंगे तो सब कुछ एकदम साफ और क्लियर दिखाई देगा। ठीक है, और उसके बाद से हाँ, कुछ और बातें भी मैं कर लेती हूँ क्योंकि आप सभी लोगों का कमेंट भी आ रहा था बहुत ज़्यादा। आप सभी लोगों ने पूछा था कि मैम पीडीएफ कब मिलेगा या फिर पीडीएफ मिलेगा कि नहीं। तो देखिए, सिंपली आप लोगों को पीडीएफ दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी। ऑफ कोर्स जो यूट्यूब चैनल का नाम है वही टेलीग्राम चैनल का नाम है, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले। वहाँ पर आप लोगों को एक कंप्लीट उर्दू पेडागोजी का पीडीएफ मिलेगा। मैं नहीं चाहती कि अलग अलग क्लासेस का अलग अलग पीडीएफ दिया जाए। ये सारे क्लासेस जितने भी हो रहे हैं ना, सारे क्लासेस का पीडीएफ एक जगह इकट्ठा हो रहा है और फाइनली जब ये सारा क्लास खत्म हो जाएगा तो सारा क्लासेस का जितना भी पीडीएफ एक जगह इकट्ठा करके आप लोगों को एक कंप्लीट सीटेट उर्दू पेडागोजी का पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा टेलीग्राम पर। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये बातें समझ में आ गई होंगी। एक चीज़ और, आप सभी लोगों का कमेंट आ रहा था कि मैम आप डेली क्लासेस क्यों नहीं लेती और उसके बाद से आप लाइव क्लास कब आएंगी। तो देखिए, डेली क्लासेस इसलिए नहीं होती क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जो सभी लोग सीटेट के एग्ज़ाम में गलती करते हैं वो गलती आप करें। ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती, क्योंकि सीटेट एक ऐसा एग्ज़ाम है जहाँ पर रट्टा मारने से और ऊपर ही ऊपर पढ़ लेने से काम नहीं बनने वाला है, सीटेट नहीं निकलने वाला है। टॉपिक के हर एक पॉइंट को कवर करना ज़रूरी है। और मुझे जो एक्सपीरियंस मिला है अपने अनुभव के आधार पर, मैं खुद देखती हूँ कि टॉपिक के कौन कौन से पॉइंट है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर एक पॉइंट को इकट्ठा करके, एनालिसिस करके, सारा कॉन्टेंट इकट्ठा करके और तब जाकर मैं बोर्ड पर लिखती हूँ और तब मैं वीडियो शूट करती हूँ। इसमें थोड़ा सा समय लग जाता है। इवन आप सभी लोगों का पॉजिटिव कमेंट भी आता है कि मैम आप इतने दिन कहाँ थी, पेड बैच से अच्छा तो यूट्यूब पर फ्री क्लासेस ही करो। मतलब कि ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी मात्र ही एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आप लोग को सभी तरह के एंट्रेंस और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाती है, इवन सीटेट की भी। ठीक है, तो इसमें थोड़ा समय लग जाता है, इसी वजह से डेली वीडियो अपलोड नहीं हो पाता, रोज़ क्लासेस नहीं हो पाती। हालांकि मैं कोशिश करूंगी रोज़ क्लासेस लेने की, लेकिन जिस दिन वीडियो अपलोड नहीं हो पाता है, एब्सेंट हो जाता है, उस दिन आप लोग प्रीवियस वीडियो देखकर रिवीजन या फिर प्रैक्टिस कर लें। और रही बात लाइव क्लासेस की, तो लाइव वे मैं बहुत जल्द आऊँगी। ये बस थ्योरी क्लासेस खत्म हो जाए, उसके बाद से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एमसीक्यूज हम लोग लाइव ही करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं फटाफट, ज़्यादा ना बात करते हुए। जैसा कि मैं आप लोगों को पहले ही बताई। और हाँ, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को फटाफट कर दे लाइक। चैनल पर नए नया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि हर रोज आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर जरूर करें, हो सके तो स्टेटस भी जरूर लगा दे। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गो टू स्टार्ट। ज़ुबान की नशोनुमा में सुनने और बोलने का किरदार, यानी कि भाषा के विकास में सुनने और बोलने की क्या भूमिका होती है, ये आप लोगों को आज के इस वीडियो में समझना है, आज की क्लास में, आज के इस टॉपिक में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सुनने का किरदार, यानी कि भाषा के विकास में सुनने का किरदार, यानी कि सुनने की क्या भूमिका होती है, यहाँ पर ये समझिए। सुनने का अमल, सबसे पहले तो सुनने का अमल ज़बान की आमोजिश की बुनियाद है। यानी कि सुनना जो है ना, सुनना वो ज़ुबान की आमोजिश की बुनियाद है, यानी कि भाषा सीखने का आधार है सुनना। क्योंकि बच्चा सुनेगा तभी सीखेगा। छोटे छोटे बच्चे को आप लोग देखे होंगे, चुपचाप बैठे रहते हैं और फैमिली वाले बोलते हैं और वो चुपचाप सुन रहा होता है। यानी कि सबसे पहले सुनने का अमल होता है। सबसे पहले बच्चा सुनता है और उसके बाद से सोचता है कि अच्छा बोल लो जितना बोलना है, हमारी भी बारी आएगी, तुम्हारा तो वक्त आया, हमारा दौर आएगा। ठीक है, हम बोलेंगे तो तुम लोगों को सुनना पड़ेगा। ठीक है, तो बच्चा क्या करता है, सबसे पहले सुनता है, अपने परिवार वालों की, लोगों की बातों को सुनता है। सबसे पहले सुनने का अमल आता है और सुनकर बोलने की कोशिश करता है। तो इसी वजह से कहा गया है कि सुनने का अमल ज़ुबान की आमोजिश में, यानी कि भाषा सीखने की बुनियाद है, यानी कि आधार है। जब तक बच्चा सुनेगा नहीं तब तक सीखेगा कैसे? सुनकर ही बच्चा सीखता है। ठीक है, दूसरी महारतों की नशोनुमा में भी मददगार, यानी कि सुनने का किरदार जो है वो दूसरी महारतों की नशोनुमा में भी मददगार है। यानी कि दूसरे स्किल्स, 4 स्किल्स है ना, 4 महारत
LSRW, आप लोग को ऑलरेडी ये ज़ुबानी महारतें पढ़ा भी चुकी हूँ मैं। तो लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, यानी कि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये 4 महारत हैं। इसमें जो सबसे पहला महारत है सुनना, यानी कि जो सबसे पहली स्किल्स सुनना, सुनेंगे तभी जाकर आप बोलेंगे, यानी कि सुनने का किरदार दूसरी महारतों, बाकी बोलना, पढ़ना और लिखना, बाकी जितने भी महारत है ना, बाकी जितने भी स्किल्स है उनकी नशोनिमा में भी मददगार होता है, यानी कि उनके विकास में ये मददगार होता है। यानी कि सुनने के बाद ही आप बोलेंगे और फिर पढ़ेंगे, फिर लिखेंगे, यानी कि सुनने से ही दूसरी महारतों, दूसरे स्किल्स, बोलने की कौशल, लिखने की कौशल और पढ़ने की कौशल, दूसरे स्किल्स यानी कि दूसरे कौशल का विकास होता है। ठीक है, तो ये चीज़ दूसरा पॉइंट में लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद से नकल करके बोलने की कोशिश करता है बच्चा। इवन आप इसे देखे भी होंगे, बच्चे क्या करते हैं, बिल्कुल हूबहू जैसा हम लोग बोलते हैं उसी तरीके से रिपीट करते हैं, नकल करके बोलने की कोशिश करते हैं। बोला जाता है कि पापा को बुलाओ तो पापा इधर आइए, तो वो भी बोलता है पापा इधर आइए। ठीक है, माँ खाना दो, या फिर मम्मी खाना दो, या फिर अम्मी खाना दो, जो भी हो, तो बच्चा बिल्कुल जैसा बोला जाता है हूबहू वैसे ही बोलता है, नकल करके सीखने की कोशिश करता है, बोलने की कोशिश करता है। उसके बाद से तलफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ नक़ाइस को दूर करके सही तलफ़्फ़ुज़ की महारत हासिल होती है सुनने के किरदार से। यानी कि सुनने से क्या होता है, तलफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ नक़ाइस को दूर करके, यानी कि सुनने से क्या होता है कि जो प्रोनंसिएशन है उसके नुक्स, जितनी भी गलती है वो दूर होती है, और दूर करके सही तलफ़्फ़ुज़ की महारत हासिल होती है। यानी कि किस लफ्ज़ को क्या पढ़ा जाए, उसका तलफ़्फ़ुज़ क्या होगा, प्रोनंसिएशन यानी कि उच्चारण क्या होगा, ये हमें सुनने से ही पता चलता है। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पर कोई एक ऐसा है, ये इसको तफक्कुर पढ़ा जाएगा। ठीक है, लेकिन कोई बच्चा ऐसा है जिसको पता नहीं है कि इसको क्या पढ़ा जाए, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले पूछेगा कि इसको क्या पढ़ते हैं, तो आप उसे बताएंगे कि हाँ इसको तफक्कुर पढ़ते हैं, तो वो सुनेगा कि अच्छा इसको तफक्कुर, यानी कि प्रोनंसिएशन जो है ना वो सुनकर ही सही होता है। यानी कि प्रोनंसिएशन को, तलफ़्फ़ुज़ की गलती को हम सुनकर ही सही करके और तब उस तलफ़्फ़ुज़ में महारत हासिल करते हैं, यानी कि सही प्रोनंसिएशन सीखते हैं। ठीक है, ज़ख़ीरा अल्फ़ाज़ और ज़ुबान की नशोनुमा में इजाफ़ा, यानी कि सुनने के किरदार से, सुनने से क्या होता है, ज़ख़ीरा अल्फ़ाज़ और ज़ुबान की नशोनुमा में इजाफ़ा होता है, मतलब कि वोकेबलरी बढ़ती है, उर्दू ज़ुबान की शब्दावली आप कह सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है शब्दावली यानी कि ज़ख़ीरा अल्फ़ाज़ का ही। वोकेबलरी आपकी कितनी है उर्दू ज़ुबान की। अच्छा, लोगों को उर्दू ज़ुबान टफ़ क्यों लगता है, क्योंकि उर्दू ज़ुबान की उनको ज़ख़ीरा अल्फ़ाज़ ही नहीं पता है, यानी कि वोकेबलरी शब्दावली ही नहीं पता है। ठीक है, इसी वजह से जो है ना उर्दू ज़ुबान लोगों को टफ़ लगता है। अगर उर्दू ज़ुबान का वोकेबलरी उन्हें पता होता तो सब कुछ आसान लगता। ठीक है, तो सुनने से क्या होता है, ज़ख़ीरा अल्फ़ाज़ यानी कि शब्दावली, उर्दू ज़ुबान में जो अलग अलग लफ्ज़ है उनको वो सीखते हैं, सुनते हैं और उसको अपने डेली लाइफ में यूज़ भी करते हैं। तो ज़ख़ीरा अल्फ़ाज़ यानी कि शब्दावली और ज़ुबान की नशोनुमा में, यानी कि भाषा के विकास में ये इजाफ़ा करता है सुनने का किरदार। ठीक है, यानी कि इसमें बढ़ंती होती है। आवाज़ की तफ़रीक़ का बेहतरीन ज़रिया है, यानी कि सुनना जो है ना, सुनने का किरदार वो आवाज़ की तफ़रीक़ का बेहतरीन ज़रिया है, जिससे बच्चा आवाज़ के उतार चढ़ाव के बारे में भी सीखता है। मतलब कि बच्चा सबसे पहले सुनता है और उसको एंटरटेनमेंट समझता है। तफरीह का मतलब क्या, मनोरंजन, यानी कि बच्चा सुनता है और उसको मनोरंजन समझता है। वो सोचता है कि आखिर बच्चे को कुछ भी नहीं आ रहा है, वो चुपचाप बेचारा बैठा है, वो सोचता है कि ये लोग इतना चिल्ला क्यों रहे हैं। हर एक बात को कहने का अलग ही नज़रिया है, अच्छा बोलने का अलग अलग तरीका है। जब समझ में आ जाता है तो बोलते हैं अच्छा, और जब गुस्सा हो तो अच्छा। ठीक है, आप लोग पीके मूवी में देखे भी होंगे, आमिर खान बताया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चा देखता है कि अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में कैसे बोला जा रहा है लफ्ज़। ठीक है, तो आवाज़ की तफरीह, सुनना क्या है, आवाज़ की तफरीह का, आवाज़ के मनोरंजन का एक बेहतरीन ज़रिया है, जिसके ज़रिए हम आवाज़ के उतार चढ़ाव को सीखते हैं। बच्चे क्या करते हैं, आवाज़ के उतार चढ़ाव को सीखते हैं। कब अच्छा बोलना है, कब अच्छा बोलना है, अब कब बोलना है अच्छा, इस तरह। ठीक है, तो उतार चढ़ाव सीखता है बच्चा इससे। और तालीमी अमल के लिए बुनियाद फ्राहम, यानी कि हम लोग जो तालीम शिक्षा लेते हैं उसका आधार क्या होता है, सुनना। सुनकर ही तो हम लोग शिक्षा लेंगे। ठीक है, आप बच्चों को बोलेंगे, आप बच्चों को पढ़ाएंगे, यानी कि जब आप बोलेंगे तो बच्चा सुनेंगे, तभी तो वो तालीम लेंगे ना, शिक्षा लेंगे, उन्हें समझ में आएगा। ठीक है, तो तालीमी अमल के लिए बुनियाद यानी कि ये आधार होता है सुनना। ठीक है, आप सुनेंगे
तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी, आप तालीम हासिल करेंगे। और उसके बाद से जज्बात और ख़यालात की समझ। किसके जज्बात और ख़यालात की समझ? लोगों की जज्बात और ख़यालात की समझ होती है सुनने से। यानी कि बच्चा सुनता है, और जब सुनता है तो लोगों के ख़यालात और जज्बात को समझने की कोशिश करता है सुनने से, ठीक है। और दूसरा बात क्या है, यहाँ पर लिखा गया अगले पॉइंट में कि नज़रियात, तसव्वुरात, ख़यालात और हक़ाइक़ की समझ होती है। यानी कि बच्चा सुनने से ही नज़रियात, तसव्वुरात, इमेजिनेशन। अब मान लीजिए आप कहानी सुना रहे हैं बच्चे को, तो कहानी जब सुनता है तो बच्चा उसी तरीके से अपने दिमाग में इमेजिन कर लेता है। अच्छा, इस तरीके से शेर इस तरह से आया होगा और हाथी को इस तरीके से मारा होगा। बच्चे के अंदर इमेजिनेशन, उसी इमेजिनेशन पावर बढ़ता है। उसी तरीके से बच्चा जो है ना सोच रहा होता है, इमेजिन कर रहा होता है अपने दिमाग में, ठीक है। तो नज़रियात, तसव्वुरात, ख़यालात और हक़ाइक़, हकीकत की समझ होती है उसको, ठीक है। और लोगों के दरमियान बाहमी रवाब को भी फ़रोग़ देता है सुनने का किरदार। यानी कि लोगों के दरमियान बाहमी यानी कि पारस्परिक संबंध को बढ़ावा देता है। यानी कि सुनेंगे, लोगों की बात को समझेंगे तो लोगों के साथ आपका संबंध बढ़ेगा, ठीक है। आप कुछ बोलेंगे, लोग आपसे, यानी कि लोगों के दरमियान पारस्परिक संबंध को बढ़ावा देता है ये सुनने का किरदार। आगे क्या लिखा गया है कि ज़ुबानी काम की बेहतर आमोजिश की बुनियाद है। ज़ुबानी काम ज़ुबान की बेहतर आमोजिश की बुनियाद है, ये सुनने का किरदार में कहा गया है। यानी कि ज़ुबानी काम, जो भाषाई काम होता है ना, वो ज़ुबान की बेहतर आमोजिश की बुनियाद है। यानी कि ज़ुबान सीखने के का एक बेहतर बुनियाद है, यानी कि आधार है। ज़ुबानी काम क्या है? यानी कि भाषाई काम बच्चों से आप करवाइए ताकि बच्चा भाषा को सीख सके। यानी कि भाषाई काम जो है ना, भाषा को ही सिखाने का बेहतरीन आधार है, ठीक है। अब वो ये भाषाई काम है क्या, तो समझिए कौन कौन से काम है भाषाई काम। यानी कि ज़ुबानी काम, दोहराने की मशक़ कराना, यानी कि रिपीट करवाइए। सबसे पहले आप पढ़िए और फिर बच्चे को बोलिए पढ़ने के लिए, यानी कि दोहराने की मशक़, मतलब कि प्रैक्टिस करवानी है उसको, ठीक है। उसके बाद से सवालात पूछना। ऐसे होता है ना कि पहले आप पढ़िए और फिर बच्चों को पढ़वाइए। आप पढ़िए और फिर बच्चे को बोलिए कि पढ़ो, इसको रिपीट करो, तो बच्चा रिपीट करता है। तो इससे क्या होगा, वो बार बार रिपीट करेगा, सीखेगा। और सवालात पूछना, अब क्या कीजिए, पढ़ा दीजिए, उसके बाद से सवालात पूछिए, बच्चों से क्वेश्चन पूछिए, बच्चा बताएगा। और फिर रोल प्ले करना। ज़ुबानी काम में एक काम क्या है, रोल प्ले करना। यानी कि बच्चों से किरदार को प्ले करवाइए, रोल प्ले करवाइए, ठीक है। उसके बाद से एक्शन करना, फिल्म या चार्ट दिखाना, कहानी सुनना या फिर दोहराना। मतलब कि बच्चों को कहानी सबसे पहले सुना दीजिए और उसके बाद से अब बच्चे को बोलिए कि वो दोहराएं, ठीक है। क्योंकि आप सबसे पहले कहानी सुना देंगे और दोहराने के लिए बोलेंगे तो इस तरीके से उसकी खुद की समझ विकसित होगी, ठीक है। भाषा का विकास होगा, ठीक है। भाषा को वो सीखेगा किस तरीके से बोलना है, क्योंकि आप तो पहले कहानी सुना चुके हैं, अब बच्चे की बारी है तो अब उस पर आ जाएगा। अब वो उस पर प्रेशर बनेगा कि वो कहानी जिस तरीके से आप सुनाएं उसी तरीके से सुनाएं, तो इस तरीके से भाषा सीखेगा बच्चा। और ज़ुबानी कवायद की मशक़ कराना, यानी कि ज़ुबानी कवायद, ग्रामर की प्रैक्टिस करवाना बच्चों को। तो ये ज़ुबानी काम है जिसके ज़रिए आप ज़ुबान की बेहतर आमोजिश बच्चों में करवा सकते हैं, यानी कि ज़ुबान सिखा सकते हैं बच्चों को ज़ुबानी काम के ज़रिए। तो ये था ज़ुबान की नशोनुमा, यानी कि भाषा के विकास में सिर्फ सुनने का किरदार। उसके बाद से अब हम चलिए देखते हैं बोलने का किरदार क्या है। यानी कि भाषा के विकास में तो ये सुनने का किरदार हो गया कि सुनकर हम, सुनने का किरदार क्या होता है भाषा के विकास में, ठीक है। अब बोलने का क्या किरदार है, बोलने की क्या भूमिका है भाषा के विकास में, तो देखिए यहाँ पर सिंपली मैं लिख दी हूँ। सबसे पहले तो तलफ़्फ़ुज़ सीखने के साथ साथ कवायद और मानी के लिहाज से जुमलों की सही तरतीब से वाकिफ़ होना। यानी कि बोलने का किरदार क्या करता है, बोलने से तलफ़्फ़ुज़ सीखने के साथ साथ, तलफ़्फ़ुज़ तो सीखते ही हैं, मतलब कि बोलेंगे तभी तो हमें बोलना आएगा। स्पीक्स कम्स टू स्पीक, बोलना बोलने से आती है, ठीक है। तो तलफ़्फ़ुज़ सीखने के साथ साथ, यानी कि बोलने से सबसे पहले तो हम प्रोनाउंसिएशन सीखते हैं, ठीक है। किस कौन से लफ्ज़ को क्या पढ़ा जाएगा ये सीखते हैं, ठीक है। क्योंकि आप जब तक बोलेंगे नहीं तब तक आपको बोलना आएगा ही नहीं, ठीक है। बोलना ज़रूरी है। अब मान लीजिए आप मोबाइल निकालें और आपको साइकिल चलाना सीखना है, तो मोबाइल यूट्यूब पर सर्च किए साइकिल कैसे चलाएं, ठीक है। और उसके बाद से आप देख लिए कैसे चलाना है, और अब आप प्रैक्टिकली साइकिल चलाएंगे नहीं तब तक आप सीखेंगे कैसे। सिर्फ मोबाइल पर देख कर ही हो जाने वाला है क्या? मोबाइल पर देख कर आप साइकिल चलाना सीख लेंगे? नहीं, ज़रूरी है कि आप उसे प्रैक्टिकली करें। साइकिल आप लें, साइकिल पर बैठें और तब चलाना सीखें, तब साइकिल चलाने आएगा। प्रैक्टिकली करेंगे तो उसी तरीके से बोलना कब आएगा, जब आप बोलेंगे, ठीक है। तो बोलने से तलफ़्फ़ुज़ आदमी सीखता है। यानी कि अगर आप बोलेंगे तभी आपको लफ्ज़ का सही प्रोनाउंसिएशन, सही उच्चारण, सही तलफ़्फ़ुज़ जो है ना
वो बोलना आएगा। और उसके बाद से तलफ़्फ़ुज़ सीखने के साथ साथ क़वायद और मानी के लिहाज से जुमलों की सही तरतीब से वाकिफ़ होती है। यानी कि तलफ़्फ़ुज़ तो आदमी सीख ही जाता है, उसके साथ साथ क़वायद और मानी के लिहाज से जुमलों की सही तरतीब से वाकिफ़ होता है। यानी कि जब बोलेंगे तो आप खुद सोचेंगे कि सही तरीके से हम कैसे बोलें। यानी कि जुमलों की सही तरतीब आप लगाना सीखेंगे, सही तरतीब से जुमलों को कैसे बोलें। यानी कि बच्चे का ही एग्ज़ाम्पल लेते हैं। यानी कि बच्चा सबसे पहले बोलेगा तो तलफ़्फ़ुज़ सीखेगा और उसके बाद से क़वायद और मानी के लिहाज से जुमलों की सही तरतीब सीखेगा। सबसे पहले बच्चा स्टार्टिंग में जब शुरू करता है ना बोलना, तो वो जुमले को सही तरीके से बोलता ही नहीं है। मान लीजिए अगर बच्चे को बोलना है कि पापा आ गए हैं और वो खाना मांग रहे हैं, उन्हें भूख लगी है, तो सिर्फ इतना बोलेगा, पापा आ गया, भूख खाना। ठीक है, भूख खाना। तो यहाँ पर जो है ना जुमले सही नहीं है, लेकिन बोलना क्या चाह रहा है बच्चा, ये चीज़ें समझ में आ जा रही है। लेकिन जुमले को सही तरतीब में सजा कर बोलना तभी आएगा जब बच्चा बोलेगा। इसी तरीके से बोलते ही बोलते बच्चे को बोलने आ जाता है। ठीक है, तो तलफ़्फ़ुज़ के सीखने के साथ साथ क़वायद और मानी के लिहाज से जुमलों की सही तरतीब से वाकिफ़ होता है। जुमलों को सही ढंग से सजा कर बोलना आता है बोलने से। ठीक है, मुनासिब समाजी सियाक़ के मुताबिक गुफ्तगू सिखाना, यानी कि मुनासिब सामाजिक संदर्भ के मुताबिक, यानी कि सामाजिक संदर्भ के अनुसार बच्चों को गुफ्तगू, कन्वर्सेशन सिखाना। ठीक है, समाज में कैसे बात की जाती है, ये बच्चा बोलेगा तभी आएगा। बोलने का किरदार, यानी कि बोलने की भूमिका है। भाषा का विकास कैसे होगा, भाषा कैसे सीखेगा, जब बच्चा बोलेगा। और बोलने से ही जब वो समाज में 2-4 लोगों से बात करेगा, तभी उसे पता चलेगा कि समाज में लोगों से कैसे बात करते हैं। ठीक है, तो मुनासिब समाजी सियाक़ के मुताबिक गुफ्तगू सिखाना, समाजी ताल्लुकात बढ़ता है बोलने से, क्योंकि आप समाज में लोगों से बात करेंगे तो समाजी ताल्लुकात बढ़ेगा। ठीक है, आप और भी ज़्यादा उसी हिसाब से आप और भी ज़्यादा उसमें एक्सपर्ट होते जाएंगे बोलने में, कि समाज में लोगों के साथ कैसे बात करते हैं। अब कोई एक ऐसा बच्चा है जो समाज में के लोगों से कभी मिला ही नहीं है, कभी बात ही नहीं किया है, तो उसको कैसे आएगा बात करना समाज के लोगों से। उसे कुछ भी आइडिया नहीं है कि कैसे बात करते हैं, तो उसके लिए तो कठिन होगा समाज में रहना, समाज में लोगों से बात करना। ज़ुबान की लब व लहज़े नसीब व फ़िराद से वाकिफ़ होती है। यानी कि बच्चा जब बोलता है तभी उसे पता चलता है कि किस तरीके से, कहाँ पर, किस संदर्भ में बोलना है। ठीक है, मतलब किस टोन में, कब धीरे बोलना है, कब तेज़ बोलना है। ठीक है, किस टोन में बोलना है, उतार चढ़ाव आवाज़ की कैसे होनी चाहिए, ये बोलने से ही आती है। मैं स्टार्टिंग में ही बोल दी कि बोलना बोलने से आती है। स्पीक्स कम टू स्पीक, यानी कि बोलना बोलने से आती है। आप बोलेंगे तभी बोलना सीखेंगे। ठीक है, तो वही बात यहाँ पर लिखा गया है, जज़्बात व ख़यालात का इज़हार करता है। बच्चा जो है ना, जो कुछ भी सोचता है, अपने उसके अंदर जो भी ख़यालात है, जो भी जज़्बात है, वो एक्सप्रेस किसके ज़रिए करता है, बोलने के ज़रिए। ठीक है, तो बोलने से क्या होता है, ज़ुबान जज़्बात व ख़यालात का इज़हार होता है। ठीक है, हालांकि यहाँ पर एक प्याजे का नज़रिया है, जीन प्याजे आप लोग सुने भी होंगे। तो प्याजे जो है ना, उनका एक नज़रिया है कि बच्चे का ख़यालात ज़ुबान से पहले आता है। यानी कि बच्चों में ख़यालात ज़ुबान से पहले आता है। सबसे पहले बच्चे के अंदर ख़यालात आता है, उसके बाद ज़ुबान यानी कि भाषा। यानी कि बच्चे के अंदर सोच, आइडियाज़ सबसे पहले आते हैं और तब उसके बाद से भाषा। ठीक है, वैसे आप लोग सुने भी होंगे, हम लोग बोलते हैं सोच समझ कर बोला करो। यानी कि पहले सोचो, समझो और तब बोलो। यानी कि सबसे पहले ख़यालात, उसके बाद से भाषा। ठीक है, तो यहाँ पर प्याजे का ये कथन, आप यूँ कह सकते हैं, प्याजे का नज़रिया था कि बच्चों के अंदर ख़यालात सबसे पहले आते हैं और उसके बाद से ज़ुबान। ये भी याद रखिएगा, हो सकता है ऑब्जेक्टिव में पूछ भी दे। और फिर बोलने के किरदार में लास्ट पॉइंट है कि ज़ुबान की रवानी की नशोनुमा होती है, खुश उसलूबी से बातचीत और सहल गुफ्तगू की आमोजिश होती है। यानी कि ज़ुबान की रवानी की नशोनुमा यानी कि विकास होता है। जितना ही ज़्यादा आप बोलेंगे तो बोलने से ज़ुबान में रवानी पैदा होती है, ज़ुबान की रवानी का विकास होता है। आप बीच में अटकेंगे नहीं, आ ऊ पू पा नहीं करेंगे। कुछ लोगों को मैं देखी हूँ, बोलते बोलते आ ऊ करने लगते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से नहीं, आप बोलेंगे तो बोलना आएगा, मतलब कि ज़ुबान में रवानी होगी और खुश उसलूबी से बातचीत और सहल गुफ्तगू की आमोजिश होगी। यानी कि सही तरीके से खुश उसलूबी से बात करने आएगा, आपके बोलने में, आपकी आवाज़ में मिठास होगी, आप अच्छे तरीके से बोलेंगे। ठीक है, सहल गुफ्तगू यानी कि कन्वर्सेशन की आमोजिश, यानी कि वो सीखेंगे बोलने से ही। ठीक है, अब देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलते ही इस तरीके से हैं जो कि उनके लिए वो चीज़ नॉर्मल लगता है, लेकिन अगर हम लोग सुनेंगे तो हम लोग को लगेगा कि कितना ज़्यादा टोन में बात कर रहा है, कितना कड़क बोल रहा है। जैसे कि हरियाणवी भाषा आप लोग सुने होंगे, हरियाणवी में बोलते किस तरह
उसका मतलब टोन ही अजीब होता है तू क्या कर रहा है, इधर आ नहीं तो लगा दूंगी 2 थप्पड़, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, उनके लिए नॉर्मल लग रहा होगा, लेकिन हम लोगों के लिए ये थोड़ा ज़्यादा टोन में लगेगा, थोड़ा लगे कितना कड़क बोल रही है, ले खा ले, अरे खा लो, ठीक है। इस तरह से हरियाणवी में बोलता है तो उनके लिए तो नॉर्मल लगेगा, लेकिन हम लोगों के लिए कड़क लगेगा, ठीक है। तो कोई भी ज़बान हो, कोई भी भाषा आप बोल रहे हो या फिर सीख रहे हो, वो बोलेंगे तभी उसके ज़बान में रवानी आएगी और सही तरीके से आपके ज़बान में बोलने में मिठास हो, मतलब खुशउस्लूबी से बातचीत करने का तरीका आपको पता चलेगा, सहल गुफ्तगू की आमोजिश होगी, गुफ्तगू कन्वर्सेशन कैसे की जाती है ये आप सीखेंगे बोलने से ही, ठीक है। इसी वजह से बच्चे में आपस में गुफ्तगू करवाई जाती है, कन्वर्सेशन करवाई जाती है, कोलैबोरेशन एक्टिविटी वगैरह करके आप क्या कीजिए, बच्चों को सिखाइए, ठीक है। तो ये सुनने और बोलने का किरदार था ज़ुबान की नशोनुमा में, ये बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। सुनने और बोलने का किरदार बहुत ही अहम किरदार है ज़ुबान की नशोनुमा यानी कि भाषा के विकास में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा लास्ट में कुछ बता दिया गया है ज़ुबान के काम यानी कि फंक्शन ऑफ लैंग्वेज, ज़ुबान का आखिर क्या काम है। तो 3 काम मेनली यहाँ पर बताया गया है। पहला है तरसील का वसीला, यानी कि ज़ुबान क्या है, तरसील का वसीला यानी कि मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन का मीडियम, एक आधार है, ठीक है। हम अपनी बातों को, अपनी जज्बात और ख्यालात को दूसरों तक पहुँचाते हैं और दूसरों के जज्बात और ख्यालात को समझते हैं, किसके ज़रिए, ज़ुबान के ज़रिए। सोचिए ज़ुबान ही ना रहे तो हम चुपचाप एक जगह बैठे रहेंगे, ना तो अपने जज्बात ख्यालात का इज़हार कर सकते हैं, ना ही सुन सकते हैं, क्योंकि बोलेंगे तो किसी न किसी ज़ुबान के ज़रिए ही बोलेंगे। अभी हिंदी ज़ुबान में हम बात कर रहे हैं, ठीक है, कोई ना कोई ज़ुबान के ज़रिए ही आप बोलेंगे, अपने ख्यालात और जज्बात को एक्सप्रेस किसी न किसी ज़ुबान के आधार पर ही करेंगे। और ज़ुबान ही ना रहे तो आप कैसे कम्युनिकेशन करेंगे, ठीक है। तो ये जो ज़ुबान भाषा है ना, ये तरसील का वसीला है, यानी कि कम्युनिकेशन का एक मीडियम है, आधार है। बिना इसके आप कम्युनिकेशन हो ही नहीं सकती है, हमारे और आप में राब्ता हो ही नहीं सकता है, ठीक है। अपने ख्यालात और जज्बात को ना तो हम दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और ना ही हम दूसरों के ख्यालात और जज्बात को समझ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर मान लीजिए हम इशारा भी करते हैं तो इशारा भी तो एक तरह से ज़ुबान ही है, इशारों की ज़ुबान, अलामत की ज़ुबान, आप लोग सुने होंगे, इशारों की ज़ुबान, अलामत की ज़ुबान या फिर बोलने की ज़ुबान, ठीक है। ये सभी क्या है, ज़ुबान ही है। इशारा भी करते हैं तो वो भी ज़ुबान ही है, साइन का यूज़ किया जाता है वो भी क्या है, ज़ुबान ही है, ठीक है। तो किसी भी चीज़ के ज़रिए अगर आप अपने ख्यालात का इज़हार करते हैं, दूसरों तक पहुंचाते हैं, तो वो आप पहुंचा रहे हैं तो समझिए वो ज़रिया ही क्या है, ज़ुबान है, ठीक है। तो तरसील का वसीला है, ये सबसे पहला पॉइंट हो गया। दूसरा है तफक्कुर का वसीला, यानी कि मीडियम ऑफ थॉट्स, अपने विचार जो है ना, अपने विचार यानी कि थॉट्स, गौर व फिक्र बच्चा करता है तो वो क्या है, ज़ुबान के ज़रिए ही बच्चा सबसे पहले सोचता है, तो वो किसी न किसी ज़ुबान के ज़रिए, किसी ज़ुबान के मीडियम में ही सोचता है, ठीक है। बच्चे से आप कुछ भी पूछते हैं तो वो सोच समझ कर बोलता है, ठीक है। तो सोचता है, समझता है, उसके अंदर आइडियाज़ आते हैं, उसका आधार क्या होता है, ज़ुबान ही होता है। तो ये ज़ुबान का दूसरा काम है। तीसरा काम है सकाफ़ती तबादला, यानी कि मीडियम ऑफ कल्चर, यानी कि सामाजिक विनियमन, मतलब कि सामाजिक मैं बोल रही हूँ, सांस्कृतिक विनियमन। सकाफत का मतलब होता है क्या, संस्कृति। यहाँ पर देखिए लिखा गया है, ज़बान और सकाफत एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम है, यानी कि भाषा और संस्कृति एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम है, ये अविभाज्य है, ठीक है। संस्कृति को बरकरार रखना है तो भाषा, ज़बान ज़रूरी है, ठीक है। इसी वजह से यहाँ पर कहा गया है कि ज़बान और सकाफत एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम है। ज़बान जो है ना, ज़बान ही वो वसीला है जो मुख्तलिफ़ कौमों की तारीख़, तहज़ीब व सकाफ़त और किरदार व जज्बात को महफूज रखने और आने वाली नस्लों को सुपर्द करने का काम करती है। देखिए ज़ुबानी वो वसीला है, वो आधार है जो कि मुख्तलिफ़ अलग अलग देश की तारीख़ यानी कि हिस्ट्री को, संस्कृति को, ठीक है, हर एक चीज़ को जो है ना उसको महफूज रखने और उसे आने वाली नस्लों यानी कि आने वाली पीढ़ियों को सौंपती है। अच्छा, हम लोग कैसे अपने भारत की हिस्ट्री, इतिहास कैसे पढ़ते हैं, संस्कृति कैसे पढ़ते हैं, किताबों के ज़रिए, और वो किताब किसी न किसी ज़ुबान में लिखी गई है। तो फिर तो आ जाती है बात ज़ुबान, मतलब कि ज़ुबान के ज़रिए ही तो हम क्या करते हैं, अपने देश की या फिर किसी भी देश के इतिहास के बारे में, संस्कृति के बारे में जानते हैं, ठीक है, इल्म हासिल करते हैं, ठीक है। तो यही यहाँ पर कहा गया है कि ज़ुबान ही वो वसीला है जो मुख्तलिफ़ कौमों की तारीख़ यानी कि हिस्ट्री, तहज़ीब व सकाफ़त यानी कि तहज़ीब, संस्कृति, किरदार व जज्बात को महफूज रखती है और आने वाली नस्लों को सुपर्द करने का काम करती है, यानी कि आने वाली पीढ़ियों को
जो है ना वो प्रदान करती है, देती है महफूज रख कर। अभी हम लोग जो है ना अपने भारत के बारे में जो भी हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह पढ़ते हैं किसके ज़रिए, किताबों के ज़रिए, और किताब किसी न किसी ज़बान में लिखी गई है। ठीक है, हमसे पहले जो पीढ़ी थी वो लोग पढ़े होंगे, उसके बाद हम लोग आए तो हम लोग पढ़ते हैं, तो पीढ़ी दर पीढ़ी ये हम लोग अपने देश के इतिहास, भूगोल, संस्कृति, तहजीब के बारे में पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, जान पा रहे हैं। किसके ज़रिए? ज़बान के ज़रिए, क्योंकि किताब किसी न किसी ज़बान में लिखी गई है। ठीक है, तो ये ज़बान का तीसरा काम है सकाफ़ती तबादला। ये तो ज़बान के तीनों काम याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और फाइनली यहाँ पर जो है ना ज़ुबान की नशोनुमा में सुनने और बोलने का किरदार, ये टॉपिक जो है कंप्लीट होता है। बस इतना ही पढ़ना था। आई होप आप लोग को चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं, और फिर इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बता दूं हम लोग पढ़ने वाले हैं कौन सा टॉपिक है। टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक है ज़बान की आमोजिश और हुसूलियाबी, या फिर उसको तहसील भी कहते हैं, यानी कि लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन। ये टॉपिक हम लोग इसके नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। काफ़ी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं पहले ही बता दे रही हूँ। इसको एकदम डीपली आप लोगों को मैं पढ़ाने वाली हूँ, और साथ में MCQs भी कराऊंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। और बाकी यहाँ तक अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। लेकिन आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को शेयर नहीं किए तो फटाफट शेयर कर दे। चैनल पर नए नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हर रोज़ आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। सो नाउ आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब चलिए ज़रा हम लोग कुछ क्वेश्चन को कर लेते हैं। इस टॉपिक से जुड़े जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो यहाँ पर मैं रख दी हूँ, और आप लोग इसको MCQs के तौर पर ही समझकर क्वेश्चन का आंसर खुद से बताने की कोशिश कीजिए। ज़्यादा टफ ये क्वेश्चन भी नहीं है, बहुत ही आसान इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला सवाल आप लोग के स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। सवाल है कि ज़ुबान के उस्ताद को, ज़ुबान के उस्ताद यानी कि जो भाषा का टीचर है, जैसे कि भाषा का वो कोई भी भाषा का टीचर क्यों ना हो, हिंदी भाषा का टीचर, उर्दू भाषा का, या फिर इंग्लिश, ठीक है, या फिर संस्कृत, किसी भी ज़ुबान यानी कि किसी भी भाषा का उस्ताद है। ठीक है, तो ज़ुबान के उस्ताद को ऐसा काम देना चाहिए जो ग्रुप में किया जा सके, क्योंकि ऑप्शन ए में है तलबा साथ में मिलकर काम जल्द ख़त्म कर देंगे, बी में है यह उस्ताद के काम को कम कर देंगे क्योंकि इनफरादी तवज्जो ग्रुप मुशाहदे से मुश्किल है। यहाँ पर यह रहेगा, या टाइप हो, थोड़ा सा उर्दू टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। ऑप्शन नंबर सी में है कि इस तरह के बामानी, यहाँ पर बामानी रहेगा, इस तरह के बामानी काम से तलबा एक दूसरे से सीखते और ताउन करते हैं। और डी में है यह तलबा में ज़्यादा नंबर हासिल करने के मुसाबकती जज्बे की हौसला अफजाई करते हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन है आप लोगों को, यानी कि ज़ुबान का जो टीचर है वो ऐसा काम दे जो ग्रुप में बच्चे कर सकें, क्योंकि तलबा साथ में मिलकर जल्द ही काम ख़त्म कर देंगे। ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं। ग्रुप में इसलिए दिया जाता है बच्चों को काम करने के लिए ताकि वह बामानी काम से, इस तरह के बामानी काम से तलबा एक दूसरे से सीखेंगे और तवाउन करेंगे, यानी कि एक दूसरे से संबंध उनका बढ़ेगा। ठीक है, मतलब कि एक दूसरे का वो सहयोग करेंगे, और सहयोग से उनका ताउन का मतलब क्या होता है? सहयोग करना, एक दूसरे के हेल्प करेंगे, हेल्प की भावना बढ़ेंगी, और फिर उन बच्चों में आपस में क्या होगा? रिलेशन जो है ना मजबूत होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। बाकी भी तो होगा नहीं है, उस्ताद के काम को कम कर देंगे क्योंकि इनफरादी तवज्जो ग्रुप मुशाहदे से मुश्किल है, यानी कि ग्रुप में काम करवाने से टीचर का जो है ना मेहनत कम हो जाएगा, क्योंकि इंडिविजुअल हर एक बच्चे को पढ़ाने से अच्छा है कि ग्रुप में पढ़ाओ। ऑप्शन नंबर बी तो होगा नहीं, क्योंकि ग्रुप में काम करने से इसमें टीचर का फ़ायदा थोड़ा है, बच्चों का फ़ायदा है। ठीक है, उसके बाद से डी में है या तलबा में ज़्यादा नंबर हासिल करने के मुसाबकती जज्बे की हौसला अफजाई। ऑप्शन नंबर डी भी नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ग्रुप में बच्चों को काम करवाना चाहिए ताकि बामानी काम से तलबा एक दूसरे से सीखें और ताउन करते रहें, यानी कि एक दूसरे का सहयोग करके अपना रिलेशन अच्छा करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है कि छठी जमात का तालिब इल्म तलफ़ुज़ की गलतियाँ करता है, उस्ताद उसकी मदद कर सकता है। यानी कि छठी क्लास का एक स्टूडेंट है जो तलफ़ुज़ की गलतियाँ करता है, यानी कि प्रोनाउंसिएशन में गलती करता है, वो ठीक से पढ़ नहीं पाता है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर एक लफ्ज़ है इस्लाह, तो बच्चा इसका तलफ़ुज़ गलत पढ़ दिया, असलाह पढ़ दिया, या फिर उसलाह पढ़ दिया, तो ये तलफ़ुज़ की गलती
कर रहा है 6ठी क्लास का स्टूडेंट, तो उस्ताद के तौर पर आप उसकी कैसे मदद कर सकते हैं बताइए। ऑप्शन ए में है उसके वालिदैन को बुलाकर शिकायत करके, बी में है गलती करते ही बच्चों को रोक कर उसकी सलाह करके, सी में है बच्चा जब यह काम मुकम्मल कर ले तो उसको सही तलफ़ुज़ बताकर, और डी में है रोल प्ले करवा कर। क्योंकि आप एक टीचर बनने जा रहे हैं तो टीचर के तौर पर आप बच्चों को सही सीख कैसे दे सकते हैं और ज़िंदगी सही तरीके से जीने का जो तरीका है वो बच्चों को कैसे बता सकते हैं, ये आपके लिए एज अ टीचर जानना ज़रूरी है। सही को सही, बच्चे को सही दिशा में लेकर जाना ज़रूरी है। तो यहाँ पर बताइए वो तलफ़ुज़ सही, अगर बच्चा नहीं बोल पा रहा है, तलफ़ुज़ की गलती कर रहा है, तो आप उस्ताद के तौर पर किस तरह से मदद करेंगे? उसके वालिदैन यानी कि माता पिता को बुलाकर शिकायत करेंगे? जी नहीं, ऑप्शन ए में तो होगा नहीं। उसके बाद से दूसरा ऑप्शन देखिए, गलती करते ही बच्चों को रोक कर उसकी इस्लाह करके, यानी कि जब बच्चा बोलने में गलती करे उसी वक्त उसको रोक कर उसको ठीक उसका सही प्रोनाउंसिएशन बता दीजिए। ठीक है, ये ऑप्शन बी में है। और बच्चा जब ये काम मुकम्मल कर ले तो उसको सही तलफ़ुज़ बताकर, यानी कि जब बच्चा पढ़ ले, जो भी वो पढ़ रहा है वो सब पढ़ ले, तब सारा पढ़ने के बाद आप लास्ट में उसको बताएं जो वो लफ्ज़ को गलत पढ़ा है, गलत तलफ़ुज़ उसने बोला है, तो उसका आप सही तलफ़ुज़ बताएं। ठीक है, और डी में है रोल प्ले करवा कर, तो ऑफकोर्स ऑप्शन नंबर डी तो होगा नहीं। रोल प्ले करवा कर आप तलफ़ुज़ कैसे ठीक करवा सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए और डी तो डायरेक्ट कट जाता है। अब बचता है बी और सी। गलती करते ही बच्चों को रोक कर उसकी सलाह नहीं करनी चाहिए, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। जब बच्चा गलती करे तो उसी वक्त उसको सही प्रोनाउंसिएशन नहीं बताएं। बच्चा जब वो पढ़ रहा है वो सारा पढ़कर कंप्लीट कर ले, तब आप लास्ट में बताएं कि देखो बाकी तुम तो सब ठीक ही पढ़े, लेकिन ये जो लफ्ज़ है ना, इसका तलफ़ुज़, इसका प्रोनाउंसिएशन तुम्हारा गलत है, तब उस वक्त आप उसको सही तलफ़ुज़ बताएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है कि दर्ज झैल में से कौन आमोज़गारों में पढ़ने की सलाहियत को फ़रोग़ देने के मकसद में शामिल नहीं है। यानी कि इन चारों ऑप्शन में से आप लोग को बताना है कि जो स्टूडेंट हैं, जो शिक्षार्थी हैं, उनमें पढ़ने की जो क्षमता है उसको बढ़ावा देने के मकसद में इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो शामिल नहीं है, यानी कि पढ़ने के क्षमते को बढ़ावा नहीं देते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए में है कि मतन की कुरात के दौरान इस्तेमाल करना, बी में है मतन को साबका मालूमात से जोड़ना, सी में अल्फाज व इक़्तिबास के मानी समझना, और डी में है उस्ताद के बाद दोहराते हुए बाआवाज़ बुलंद पढ़ना। तो देखिए यहाँ पर सिंपली एक बात तो तय है कि ऑप्शन नंबर डी तो होगा नहीं। उस्ताद के बाद दोहराते हुए बाआवाज़ पढ़ना, ये तो बच्चों की पढ़ने की सलाहियत को फ़रोग़ देता है, यानी कि बढ़ावा देता है। ऑप्शन नंबर डी तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर बताना है कि कौन सा पढ़ने की सलाहियत को फ़रोग़ देने के मकसद में शामिल नहीं है बताना है। ठीक है, तो ऑफकोर्स ये तो बढ़ावा देता ही है। उस्ताद के बाद बच्चे पढ़ेंगे, बाआवाज़ बुलंद पढ़ेंगे, तो ये पढ़ने की सलाहियत में बढ़ावा होगा। ठीक है, ये जो है ना तरीका बढ़ावा देगा। सी भी है अल्फाज व इक़्तिबास के मानी समझना, ये भी ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। और मतन को साबका मालूमात से जोड़ना, यानी कि जो भी चैप्टर आप पढ़ा रहे हैं तो पहले से बच्चा जो जान रहा है उसके साथ जोड़ने की कोशिश कीजिए। ऑप्शन नंबर बी भी क्या करता है, पढ़ने की सलाहियत को फ़रोग़ देता है, यानी कि बढ़ावा देता है। ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। लेकिन ऑप्शन नंबर ए को देखिए, मतन की कुरात के दौरान इस्तेमाल करना, यानी कि आप पाठ पढ़ाते समय, चैप्टर पढ़ाते समय क्या करें, अनुमान लगाएं। ठीक है, ये तो किसी भी तरीके से मतलब पढ़ने की सलाहियत को बढ़ावा नहीं देता है, फ़रोग़ नहीं देता है। तो यही तो है, यानी कि यही तो शामिल नहीं है बढ़ावा देने में। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। बाकी ये 3 ऐसे ऑप्शन हैं जो पढ़ने की सलाहियत को फ़रोग़ यानी कि बढ़ावा देते हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर ए नहीं दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कि एक प्राइमरी क्लास में उस्ताद को बच्चों को सवाल पूछने के लिए ऑप्शन ए में है हौसला अफजाई करनी चाहिए, बी में है हौसला शिकनी करनी चाहिए, सी में है सज़ा देनी चाहिए, और डी में है कभी भी इजाज़त नहीं देनी चाहिए। ठीक है, तो एक प्राइमरी क्लास का बच्चा है और उस्ताद को क्या करना चाहिए, बच्चों को सवाल पूछने के लिए हौसला अफजाई करनी चाहिए या फिर हौसला शिकनी करनी चाहिए। तो ऑफकोर्स हौसला अफजाई करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। हौसला शिकनी नहीं करनी चाहिए, ना ही सज़ा देनी चाहिए, और कभी भी इजाज़त नहीं देनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल होगा नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5
मंदरज झैल में से कौन सी ज़बानी महारत की तदरीस के लिए सबसे मुनासिब सरगर्मी है? यानी कि ज़बानी महारत लैंग्वेज स्किल्स की तदरीस के लिए सबसे मुनासिब सरगर्मी यानी कि एक्टिविटी है। ऑप्शन ए में है नज़्म पढ़ना, बी में है क्लास में रोल प्ले कराना, सी में है बहस व मुबाहसा का मुकाबला मुनाकिद कराना और डी में है तकरीर का मुकाबला मुनाकिद कराना। यहाँ पर इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए, सबसे पहले तो नज़्म पढ़ाना, इससे तो होने वाला नहीं है। ज़बानी महारत की तदरीस के लिए सबसे मुनासिब सरगर्मी यानी कि एक्टिविटी है रोल प्ले करवाना। रोल प्ले करवाएंगे, बच्चा रोल प्ले करेगा, ठीक है, एक्टिंग एक्शन वगैरह करेगा, तो ज़बानी महारत यानी कि जो लैंग्वेज स्किल्स है उसमें डेवलपमेंट होगा, उसमें विकास होगा, उसकी नशोनुमा होगी, ठीक है। तो सबसे मुनासिब सरगर्मी एक्टिविटी है क्लास में रोल प्ले करवा कर। बाकी जो बहस है, मतलब बच्चों में आपस में बहस व मुबाहसा का मुकाबला करवा के भी आप उतना डेवलप नहीं कर सकते हैं जितना क्लास में रोल प्ले करवा के आप ज़बानी महारत को डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि ज़बान की क्लास में कहानी सुनाने की बड़ी अहमियत है क्योंकि इससे ऑप्शन ए में है अखलाकियात की तालीम होती है, बी में है तफरीह का दिलचस्प माखज़ है, सी में है उस्ताद को आराम का मौका मिल जाता है और डी में है ज़बान पूरी एक इकाई के तौर पर मौजूद होती है। सवाल क्या पूछा गया है कि ज़बान यानी कि भाषा पढ़ाते समय यानी कि भाषा की क्लास में कहानी सुनाने की बड़ी अहमियत है क्योंकि इससे यानी कि कहानी सुनने से अखलाकियात की तालीम होती है। बताएं, अखलाकियात की तालीम होती है, नैतिकता, यानी अखलाकियात मतलब नैतिकता। तो ऑप्शन ए में है अखलाकियात की तालीम होती है, बी में तफरीह का दिलचस्प माखज़ है यानी कि मनोरंजन का, और उस्ताद को आराम का मौका मिल जाता है, और डी में ज़बान पूरी एक इकाई के तौर पर मौजूद होती है। देखिए, बाकी ये 3 ऑप्शन है, डायरेक्ट काट दीजिए। ऑप्शन नंबर डी में जो है ना, ज़बान पूरी एक इकाई के तौर पर मौजूद होती है, ठीक है। इसी वजह से कहानी सुनाने की बड़ी अहमियत है ज़बान के क्लास में, ठीक है, क्योंकि कहानी में जो कहानी जो होती है ना, उसमें पूरी एक इकाई, ज़ुबान की पूरी एक इकाई जो है होती है, मतलब कि उसमें किस तरीके से लफ्ज़ों को तरतीबवार तरीके से जो है ना सजा कर कहानी लिखा गया होता है, ठीक है। उसमें हर एक मुज़क्कर मुअन्नस वाहिद जमा हर एक चीज़ उसमें मौजूद होता है, ग्रामर का कोई मिस्टेक नहीं होता है कहानी में, एकदम सिलसिलेवार तरीके से लफ्ज़ों को सजा कर लिखी गई होती है कहानी। तो वही कहा गया है कि कहानी सुनाने की बड़ी अहमियत है कि ज़बान पूरी एक इकाई के तौर पर मौजूद होती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कि तलबा में ज़बानी महारतों को फ़रोग देने के लिए सबसे कम अहम सरगर्मी कौन सी है, सबसे कम अहम एक्टिविटी? ऑप्शन ए में है उनकी ज़बान में कहानी सुनाना, बी में उस्ताद के बाद कहानी दोहराना, सी में है किसी हादसे का बयान और डी में है किसी चीज़ की वजाहत। तो 7 का ऑप्शन नंबर ऑफ कोर्स बी हो जाएगा, उस्ताद के बाद कहानी दोहराना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि ज़बान के चारों महारतों के अलावा किसका शुमार ज़बान की महारत में होता है? यानी कि ज़ुबान की जो 4 महारत है, भाषा की 4 स्किल्स, 4 कौशल, सुनने का कौशल, बोलने का कौशल, पढ़ने का कौशल और लिखने का कौशल, यानी कि LSRW, ठीक है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। तो ये जो चारों कौशल है, चारों महारत, इन चारों महारतों के अलावा किसका शुमार ज़ुबानी महारत में होता है? यानी कि और इन चारों महारतों के अलावा और कौन सा एक महारत है जिसको ज़ुबानी महारतों में शामिल किया जाता है? ऑप्शन ए में है गौर व फिक्र की महारत, बी में है मुताले की महारत, सी में है तख्लीकी महारत और डी में है तरसीली महारत। क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? गौर व फिक्र की महारत यानी कि विचार विमर्श का कौशल, मुताले की महारत यानी कि अध्ययन का कौशल, तख्लीकी महारत यानी कि रचनात्मक कौशल और तरसीली महारत यानी कि ऑफ कोर्स कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है। तो इन चारों महारतों के अलावा LSRW इन चारों महारतों के अलावा जो तरसीली महारत है ना, यानी कि कम्युनिकेशन स्किल्स, इसको ज़ुबानी महारत में शामिल किया जाता है। इसका शुमार ज़ुबानी महारत में होता है, ये याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कि बाज़ बच्चे क्लासरूम में गलतियों के खौफ से नहीं बोलते या बोलने से कतराते हैं, खतरात यहाँ पर लिखा गया है, कतराते हैं, ठीक है, कतराते हैं,
यह एक रुकावट है, यानी कि बाज़ बच्चे क्लासरूम में गलतियों के खौफ से नहीं बोलते या फिर बोलने से कतराते हैं, तो ये एक रुकावट है। ऑप्शन ए में है तबई, बी में है नफ्सियाती, सी में है माहौलियाती और डी में है समाजी। तबई मतलब भौतिक रुकावट, नफ्सियाती मतलब ये एक जो है मनोवैज्ञानिक रुकावट, और माहौलियाती यानी कि पर्यावरणीय रुकावट, समाजी यानी कि सामाजिक रुकावट। क्या होना चाहिए? बच्चे जो है वो गलतियों के खौफ से कि गलती ना हो जाए इस वजह से क्लास में नहीं बोल रहे हैं या फिर बोलने से कतरा रहे हैं। ये किस चीज़ का रुकावट है? तो सबसे पहली बात तो तबाई रुकावट, ये तो हो नहीं सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं। भौतिक रुकावट तो होगा नहीं, समाजी रुकावट भी नहीं होगा, ठीक है। माहौलियाती रुकावट ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। ये है एक नफ्सियाती रुकावट, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मनोवैज्ञानिक रुकावट है, ठीक है। बच्चे क्या कर रहे हैं? गलती ना हो इसके खौफ से बोल नहीं पा रहा है बच्चा, ये फिर बोलने से कतरा रहा है, यानी कि ये क्या है? एक साइकोलॉजिकल यानी कि नफ्सियाती रुकावट है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि क्लास में शर्मीले तालिब इल्म में खुद एतमादी यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा करने के लिए आप क्या करेंगे? एज अ टीचर क्लास में कोई ऐसा तालिब इल्म है, स्टूडेंट है जो शर्मीला है, तो उसके अंदर खुद एतमादी यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, पैदा करने के लिए आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए में है उनको बोलने के लिए मजबूर करेंगे, बी में है उनको ऐसे उन्वानात पर बोलने के मौके फराहम करेंगे जो वह जानते हैं, सी में है उनको ना बोलने पर गुस्सा का इजहार करेंगे, डी में है उनके लिए कोई ख़ास कोशिश नहीं करेंगे। तो यहाँ पर डायरेक्ट ऑप्शन नंबर डी तो होगा नहीं, उनके लिए कोई ख़ास कोशिश नहीं करेंगे। ऑफकोर्स करेंगे, टीचर हैं तो बच्चे के लिए ही सोचना है। और उनको बोलने के लिए मजबूर करेंगे, ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा। और उनको न बोलने पर गुस्सा का इजहार करेंगे, ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। यानी कि करेक्ट आंसर क्या हो जा रहा है? ऑप्शन नंबर बी, कि उनको ऐसे उन्वानात पर, ऐसे टॉपिक पर बोलने का मौका दिया जाए जो वो जानते हों, ठीक है, तब उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। जब उनको ऐसे टॉपिक पर बोलने का मौका दिया जाए जो वो जानते हैं, तो जब वो बोलेंगे तो उसके साथ साथ उसकी तारीफ भी कीजिए कि वाह क्या बात है, तुम तो इस टॉपिक पर बोल ली हैं। तो इस तरीके से बच्चों की तारीफ भी की जाएगी ना, तो बच्चों का सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है कि चलो मैं इस टॉपिक पर बोल लिया, ठीक है, अब इसके बाद जो भी टॉपिक होगा मैं आसानी से बोल सकता हूँ, ठीक है। तो ये लास्ट 10वां क्वेश्चन था। तो चलिए इसी के साथ मैं आप सभी लोगों से विदा लेती हूँ। आई होप आप लोगों ने वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दिया होगा। अब हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है इसका नेक्स्ट वीडियो, ज़ुबान की आमोजिश और हुसूलियाबी, भाषा अर्जन और अधिगम, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको हम लोग पढ़ेंगे एकदम डीपली समझकर। और इसके नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए, बहुत जल्द अपलोड होगा इसका नेक्स्ट वीडियो। और आप लोग की तैयारी को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, आप लोग की तैयारी कंप्लीट कराई जाएगी, क्योंकि कुछ लोगों को डर लग रहा था कि पता नहीं मैं पूरा कंप्लीट तैयारी कराऊंगी कि नहीं। तो बेशक आप लोग की पूरी कंप्लीट तैयारी होगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और MCQs के साथ पूरा अच्छे तरीके से हम लोग पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे, पूरी तैयारी कंप्लीट होगी। तो चलिए फिर मिलेंगे हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।